हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा रूल, सीसीएस सीसीए रूल। जस्ट देखिए, अच्छा ये पेंसिल से ना उतना स्ट्रॉन्ग दिखता नहीं, वो चलता नहीं है। ठीक है, इसमें हमें लगता है हमें कोई बदलना पड़ेगा टूल्स। चलिए, हमने बदल लिया है टूल्स। आते हैं, आ, हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो पेनाल्टी के बारे में पढ़ा था। आप लोगों को याद होगा पेनाल्टी के बारे में, मेजर पेनाल्टी आपने पढ़ा था। ठीक है, मेजर पेनाल्टी के बारे में पढ़ा था। अच्छा, मैंने कहा था पेनाल्टी के ऑपरेशन आपके मटेरियल के सबसे लास्ट टॉपिक में कुछ एग्जाम्पल्स, कैसे पेनाल्टी इम्पोज हो रहा है, क्या हो रहा है, साथ साथ हमने बना के डाल भी रखा है। जो मैंने पढ़ाया था वही सारी बातें उसमें डिटेल में आपके समझने के लिए लिखी हुई है। तो आपने दो ढंग के पेनाल्टी को पढ़े थे, मेजर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब जो मैंने इसमें से कहा था, एक चीज इसमें से महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है, जीआईडी हैं, हम उस जीआईडी को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आज की क्लास का जो है वो जीआईडी है। फिर हम लोग प्रोसीजर्स पे चलेंगे, रूल 16, रूल 14, माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी, प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। और फिर आज मैक्सिमम चीजें इसका कवर हो जाएगा। जो बचेगा कल के क्लास में थोड़ा सा कंप्लीट करके कल के क्लास का आधा घंटा मैक्सिमम इस पे देंगे, और कल कंस्टिट्यूशन की शुरुआत आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए जरा इस जीआईडी वाले पोर्शन को हम लोग देखें जिसको नहीं पढ़ पाए थे। मैं क्या करता हूँ, स्टार लगा लगा के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक जगह पे रख देता हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अब मान लीजिए उसके अगेंस्ट कोई आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट याद रखिएगा कौन से कैपेसिटी में है। मैं कह रहा हूं जो पोस्ट हेल्ड कर रहा है, मान लीजिए कोई हायर पोस्ट ये होल्ड होल्ड कर रहा है। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या कर रहा है, हायर पोस्ट जो है, लेकिन ये हायर पोस्ट पे किस तरह से है, होल्डिंग ऑन एडहॉक बेसिस, होल्डिंग ऑन एडहॉक बेसिस, एडहॉक बेसिस। या आपने प्रमोशन में आएंगे तो पढ़ेंगे कि क्या करते हैं। चलिए, एडहॉक बेसिस ही हमारे लिए समझने के लिए सफिशिएंट है, और ज्यादा अब उसमें डीपीसी में बात करेंगे जब प्रमोशन जनरल कंडीशन पढ़ रहे हैं तो वहां पे देखेंगे। ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में भी हम लोग अपॉइंट करते हैं किसी पर्सन को, वो भी हम वहां पे बात करेंगे। अभी सिर्फ आप देखिए एडहॉक बेसिस होल्ड कर, अगर मानिए इस गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट, ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होता है। ठीक है, इफ, मैं कंडीशन लगा रहा हूं, इफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ठीक है, क्या होता है, इसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड होता है, इनिशिएट किया जाता है, इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम हर, जो भी है अगेंस्ट हिम। ठीक है, अगर इनिशिएट होता है, ऐसे केसेस में क्या ये अपने पोस्ट पे एडहॉक बेसिस ही तो है, रेगुलर तो है नहीं, क्या ये अपने पोस्ट पे बने रहेंगे। इसके लिए दो शर्तें बताई गई है, दो कंडीशंस बताए गए हैं कि क्या ये अपने पोस्ट पे विल कंटिन्यू रहेंगे। कहते हैं कि अगर अपॉइंटमेंट जो है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे है, और ये मोर देन 1 ईयर से जो इनका अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो क्या है, प्योरली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, सरकार अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनको कर रखी है, उनको जरूरत है, गवर्नमेंट को जरूरत है, प्योरली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। प्लस सेकेंड थिंग है, जो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, होल्डिंग मोर देन 1 ईयर्स पीरियड, होल्डिंग पोस्ट फॉर मोर देन ईयर, साल से, 1 साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर पीरियड। ऐसे केसेस में क्या होगा, हम इनको रिवर्ट नहीं करेंगे, नॉट रिवर्टेड। ये अपने पोस्ट पे, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इनके अगेंस्ट क्या है,
कि एडहॉक बेसिस ये हायर पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, लेकिन हमें दो चीजें चेक करना है कि इनका जो अपॉइंटमेंट था वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से था, यस, प्लस होल्डिंग पोस्ट जो है मोर देन 1 ईयर है, इनको रिवर्ट नहीं करेंगे, ये हायर पोस्ट पे ही काम करते रहेंगे। अगर इनका अपॉइंटमेंट, मैं लिखता हूं इफ अपॉइंटमेंट अगर इनका था टू हायर पोस्ट, किस पे, हायर पोस्ट पे, जिस पे अभी हैं, हायर पोस्ट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म वैकेंसी, 6 महीने 8 महीने या कोई लीव पे चले गए थे लंबे पीरियड के लिए, तब ऑफिशिएट करने के लिए दे दिया गया था, अगेंस्ट शॉर्ट टर्म वैकेंसी, अगेंस्ट शॉर्ट टर्म वैकेंसी, छोटा वैकेंसी, कम पीरियड के लिए, छोटे समयों के लिए वो वैकेंसी थी, तब तो इनको ऐसे भी रिवर्ट होना है। अगर विजिलेंस केस हो जाए तो इनको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाए तो इनको रिवर्ट कर देंगे। तो एडहॉक केसेस में आपको क्या करने हैं, अगर कोई पर्सन एडहॉक बेसिस पोस्ट होल्ड कर रहा है तो आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। आइए जरा देखते हैं हम दूसरी बातें कि आप लोगों का लेट कमिंग देखते हैं। कई बार लेट कमिंग लोग आते रहते हैं, क्या उसमें क्या करना चाहिए। लेट कमिंग के लिए आपका सीसीएस रूल कहता है जब भी आप लेट आएंगे तो हाफ सीएल उसका डिडक्ट किया जाता है। कई बार क्या होता है, आपका लेट कमिंग तो है भी, अब आप रोज आ रहे हैं लेट कमिंग, प्लस आपके क्रेडिट में सीएल नहीं है, नो सीएल ऑन क्रेडिट, आपके पास सीएल है ही नहीं, तब क्या होगा। देखिए ये जो होता है ये कहते हैं कंस्ट्रूड एज, इसको माना जाता है कंस्ट्रूड एज अनऑथराइज्ड एब्सेंस फॉर द डे, कि भाई अगर आपके पास नहीं है तो अनऑथराइज्ड एब्सेंस माना जाएगा, बिना परमिशन फॉर ए डे। जब आप इसको आए लेट हैं थोड़ा लेकिन सीएल नहीं है तो देखिए इसका मतलब रेगुलर ऑफेंडर नहीं बन सकते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है ईएल, अप्लाई फॉर ईएल, और ईएल किसके लिए हो जाएगा, फॉर फुल डे के लिए हो जाएगा। ये आपके सीसीएस रूल कहते हैं कि भाई फुल डे के लिए आपका ईएल हो जाएगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, ये तो हो गई छोटी छोटी दो बातें। अब मैं कहता हूं जरा कि अगर किसी के अगेंस्ट, कुछ ये छोटी छोटी बातें मिसलिनियस बातें हम कर रहे हैं, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट, मान लीजिए ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या किया जाता है, पेनलाइज किया जाता है, या पेनलाइज करना है, उनको पेनाल्टी लगाना है, टू बी पेनलाइज्ड मैं लिखूं, या पेनाल्टी इज टू बी इम्पोज्ड, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको अगर पेनाल्टी लगा रहे हैं तो सबसे छोटा वाला, सबसे कमजोर वाला पेनाल्टी कौन था, सेंस्योर। आइदर एक, या तो देखिए एक जनरेशन होगा, कोई बरी हो रहे हैं, ये कहलाएगा एक जनरेशन की चलो बरी हो गए, तब तो कोई बात ही नहीं है, ओके ये चलेगा। लेकिन अगर टू बी पेनलाइज होना है, उनको किया जाना है, पेनाल्टी टू बी इम्पोज्ड होना है, तो आपको एटलीस्ट कम से कम सेंस्योर लगाना पड़ेगा। एटलीस्ट सेंस्योर क्या होता है, इज टू बी अवॉर्डेड। मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा कहने का इसलिए मेरा पर्पस है, कई बार क्या होता है कि आप उनको वार्निंग इशू कर देते हैं कि चलो जी पेनाल्टी लगाना भी है, और वार्निंग क्या पेनाल्टी था तो वार्निंग नहीं हो सकता है, आप उनको एडमोनिशन दे देते हैं, ये नहीं हो सकता है, लेटर ऑफ कॉशन दे सकते हैं, लेटर ऑफ कॉशन, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। आपको अगर पेनाल्टी लगाने हैं तो आप क्या करेंगे, उनके ऊपर एटलीस्ट सेंस्योर लगाएंगे, कम से कम सबसे कमजोर वाला पेनाल्टी। क्लियर है, ये नहीं कर सकते कि ये इस तरह का देकर के अगर एक जनरेशन या एटलीस्ट सेंस्योर की
पेनाल्टी लगेगी। अब आइए कुछ पेनाल्टी मैंने जो पढ़ा था उस पेनाल्टी पे हम बात करेंगे। मैंने कुछ पेनाल्टी का आपको चीजें बताई थी, पेनाल्टी से रिलेटेड कुछ बातें। मैंने कहा था एक मेजर पेनाल्टी रिडक्शन टू या माइनर पेनाल्टी में भी आता था, अभी मैं सिर्फ उसको रख रहा हूं लोअर स्टेज इन टाइम स्केल। ध्यान करिएगा, दोनों तरफ पढ़ाए थे, 3A और 5 इधर बन गया था। रिडक्शन टू लोअर स्टेज, अगर 1 स्टेज हो, नोट कम्युलेटिव इफेक्ट हो, नोट मोर देन 3 ईयर पीरियड हो, और उनका क्या हो, पेंशन पे इम्पैक्ट नहीं हो, तो एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं हो, तो वो माइनर पेनाल्टी माना जाता था। अदर देन हमने कहा था मेजर पेनाल्टी होगा। रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल, ये आपने जो पढ़ा था, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था, लेवल 7 का ही मैं उदाहरण लेके चल रहा था। मैंने कहा था 44, 900, 46, 200, ठीक है, इस तरह से 47, 600 लेवल में हमने पे का जो आपका सेल्स था वो मैंने बना दिया था। अब देखिए इसी एग्जाम्पल से समझते हैं, ये पेनाल्टी जब भी किसी को लगाएंगे तो पेनाल्टी ऑर्डर में सब कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। कोई भी पेनाल्टी जब लगा रहे हैं तो क्या क्या पेनाल्टी ऑर्डर में स्पेसिफाई करेंगे, ये मैंने वहां भी बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं। स्पेसिफाई इन पेनाल्टी ऑर्डर, ये देखिए मैंडेटरी होता है, कई बार छूट जाता है ये चीजें, क्या क्या पेनाल्टी ऑर्डर में लिखने हैं। एक तो कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, सर कौन से डेट्स लिखेंगे, पेनाल्टी ऑर्डर में लिखा होना चाहिए कौन से डेट से ये ऑपरेटिव होगा, ऑपरेशनल होगा, डेट फ्रॉम विच इमीडिएट इफेक्ट होगा, नेक्स्ट मंथ से होगा, पेनाल्टी जो भी है इज ऑपरेशनलाइज, किस तारीख से इसे ऑपरेशनलाइज होना है, इज टू बी ऑपरेशनलाइज कर दीजिए, इज टू बी ऑपरेशनलाइज। आप ये बता दीजिए फर्स्ट बातें कि कौन से तारीख से ये इफेक्टिव होना है। दूसरा, स्टेज भी बताना पड़ेगा, स्टेज इन कहां से कहां तक, स्टेज इन टाइम स्केल रिड्यूस्ड, जो आपने रिड्यूस किया है वो बताइए कि भाई इस ग्रेड से हमने इस ग्रेड में किया है या कौन से ग्रेड से कहां किया है, ये लिखा होना चाहिए। और अगर मानिए कहीं फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोनमेंट का जो भी है तो उसमें भी आपको क्या करना होगा, इसमें देखे थे ना आप लोग कि इम्पैक्ट फ्यूचर इंक्रीमेंट पे भी होता है मेजर पेनाल्टी में, वहां पे मैंने कहा था कि आपको ये भी बताना रहता है कि कितना फ्यूचर इंक्रीमेंट आपका जा रहा है, तो आप ये भी स्पेसिफाई करें, यहाँ पे मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं कि भाई कितना, टू दी एक्सटेंट, या ऐसे लिखिए टू एक्सटेंट to which postponement of future, to extent to which postponement of future increment। तो जहां कहीं भी आप लोगों को इस तरह का डाउट आए, ये सब कहाँ लिखा हुआ मिलेगा, तो ये सब मिलेगा पेनाल्टी ऑर्डर में, ठीक है। ये मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि ये सब जितने भी पेनाल्टीज हैं ये कह सकते हैं कैन नॉट बी फॉर, कैन, देखिए मेरा स्पेलिंग एरर हो गया, ये जितने भी पेनाल्टी हैं कैन नॉट बी फॉर अनस्पेसिफाइड पीरियड, अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी ऐसा आप करते हैं आपको ये बताना पड़ेगा, स्पेसिफिक जीआईडी इशू किया हुआ है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जीआईडी इसमें है,
जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए कोई आदमी मान लीजिए एएसओ ज्वाइन करता है लेवल 7 में। क्या ज्वाइन करता है? एएसओ। वो सबसे बेसिक मिनिमम जो एएसओ का है 44,900, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसको पेनाल्टी लगा रहे हैं। 44,900 सबसे मिनिमम है लेवल 7 का, इससे नीचे कुछ भी है नहीं है। तो क्या इससे भी नीचे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं? तो देखिए मैं कह रहा हूं रिडक्शन टू लोअर ग्रेड या पोस्ट जो भी है, विच हैज नॉट बीन हेल्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, वो परमिसिबल नहीं होगा। उसको अब 44,900 से नीचे कहां ले जाएंगे? इसका ये कभी उससे नीचे का कोई पोस्ट लेवल 6 में होल्ड ही नहीं किया है, लेवल 7 में ही मिनिमम पे है। तो इनका एक तो लेवल 7 से लेवल 6 में रिडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि लेवल 6 कभी होल्ड नहीं किया है। दूसरा, लेवल 7 के सबसे मिनिमम पे आके बैठे हुए हैं, इनको नीचे जाने की संभावना है नहीं। जो जमीन पे है वो कभी जमीन के नीचे थोड़ा घुसना है। इसीलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में आ जाए कि रिडक्शन टू लोअर ग्रेड या पोस्ट जो भी कहिए, which has not been held by by गवर्नमेंट सर्वेंट, उसमें क्या हो सकता है? जो पोस्ट होल्ड ही नहीं किया उस पे नहीं परमिसिबल है। शैल नॉट बी परमिसिबल, शैल नॉट बी। मैं यहीं पे एक और बात बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब एएसओ था, लेवल 7 में था, 4600 ग्रेड पे, डीआर था, डायरेक्ट रिक्रूटेड आया था। क्या इसको लेवल 7 से लेवल 6 में रिवर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका रिवर्सन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसने लेवल 6 का पोस्ट कभी भी होल्ड नहीं किया है। नोट होल्डेड, कभी भी इसने पोस्ट होल्ड नहीं किया। या अगर मिनिमम सबसे मिनिमम पे है, ठीक है, तो उसको उससे नीचे, अगर किसी लेवल में मिनिमम पे स्केल पे है, उसके नीचे के पे लेवल में आप नहीं ले, स्टेजेस में डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है कि भाई ये दो तरह की पेनाल्टी, एक रिडक्शन इन जो स्टेजेस कर देते थे पे स्केल में, और एक पे लेवल ही रिड्यूस कर देते थे। जो कभी होल्ड ही नहीं किया गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको आप उस पोस्ट पे नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा बात करते हैं। हमने कुछ बातें तो हमने कर ही ली थी, ठीक है, कि माइनर पेनाल्टी का केस में रिटायरमेंट से पहले तो आप लोग उसे कर ही लेंगे, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि सर कई बार रिकवरी करने पड़ते हैं पिक्यूनियरी लॉस गवर्नमेंट सर्वेंट से। देखिए जहां पे रिकवरी वाला पेनाल्टी हो, जहां पे क्या हो, रिकवरी की पेनाल्टी हो, रिकवरी ऑफ पिक्यूनियरी लॉसेज जो छोटा बहुत, इसके लिए कहते हैं सर कितने इंस्टॉलमेंट में करेंगे। तो याद रखिएगा जो इसके लिए कितना रिकवरी होना है, जो रिकवरी का अमाउंट है, इसके लिए कोई क्वांटम स्पेसिफाइड नहीं है। नो क्वांटम हैज बीन स्पेसिफाइड। इसका मतलब समझते हैं? नो क्वांटम हैज बीन स्पेसिफाइड का मतलब, कहने का मतलब हमारा ये है कि जितना लॉस हुआ है गवर्नमेंट का, इंटायर लॉस कैन बी रिकवर्ड, इंटायर लॉस ऑफ गवर्नमेंट कैन बी रिकवर्ड, ये कर सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि सर कितना 50% करना है 60% लॉस का। एक तो ये है। दूसरा होता है कि जो रिकवरी आप कर रहे हैं उस रिकवरी का कितना पीरियड होगा, पीरियड ऑफ रिकवरी, वो भी कुछ नहीं बताया गया है। नॉट, कह सकते हैं नो लिमिटेशन। आपको उस हिसाब से देखना है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कोई एडवर्सली इम्पैक्ट ना आए, उनका फैमिली चलते रहे, सब कुछ चलते रहे, उनकी जरूरतें पूरी होते रहे।
एडवर्सली इम्पैक्ट ना हो, बस ये देखना है, उनको हार्डशिप क्रिएट ना हो जाए ये देखना है। बाद बकाए कोई नहीं है, 50 इंस्टॉलमेंट में 100 इंस्टॉलमेंट में आप रिकवरी कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गया। दूसरा देखिए, एक होता है रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन। आप इस पे भी गवर्नमेंट का जीआईडी आया, डिसीजन आया, ये सब चूंकि जुड़ी हुई चीजें हैं तो छोटा छोटा जान लीजिए। रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन क्या रिफ्यूज कर सकते हैं? देखिए, रिफ्यूजल का मतलब है नॉन एक्सेप्टेंस। अगर आपका ये नॉन एक्सेप्टेंस है कि आप कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं प्रमोशन, तो ये आप लिख करके देंगे और क्या होगा, सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। वो एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर मान लीजिए वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, तो आपके ऊपर क्या होता है, नॉट एक्सेप्टेड। वो कहते नहीं, प्रमोशन लेना पड़ेगा पब्लिक इंटरेस्ट में आपको, तो आपके ऊपर क्या होगा, प्रमोशन इन्फोर्स हो जाएगा। प्रमोशन इज इन्फोर्स्ड कि नहीं, आपको लेना ही लेना है। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट सर्वेंट डिनाई नहीं करेगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट फिर क्या करता है, इफ डिनाइड, अगर आप डिनाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन इनवाइट करेगा। प्रमोशन में भी ऐसा हो सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन। अब एक एएसओ से सेक्शन ऑफिसर बनाए गए व्यक्ति, उन्होंने फर्स्ट टाइम रिफ्यूज कर दिया प्रमोशन। उन्होंने क्या किया, कहा कि मुझे नहीं चाहिए ड्यू टू फैमिली रीजन। कहा ये समस्याएं हैं, एसओ में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी इस तरह की। गवर्नमेंट ने कहा ओके, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया। सेकेंड टाइम जब प्रमोशन आया, उन्होंने फिर कहा मुझे नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, लेना होगा, आपको सेक्शन ऑफिसर बनना होगा, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का हमें आपसे काम चाहिए। अब मजबूरी है उनकी, लेंगे। जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जैक्ट केसेस भी हो सकता है, ये एग्जैक्ट केसेस है किसी के लिए, तो मैं उसे एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ। कहा नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, और जय ही उनका रिफ्यूजल नॉन एक्सेप्ट हुआ, तुरंत उनको प्रमोशन ऑर्डर इशू हो गया, वो कि भाई अब आप प्रमोट किए जाते हैं, ठीक है, अब लेना ही लेना है। अगर आप रिफ्यूज करेंगे तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। उन्होंने डर के मारे फिर ले लिया। देखिए, एक आध बातें और हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानकारी में होनी चाहिए। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो भी आपको पेनाल्टी लगे, पनिशमेंट लगे, उसका एंट्री होना चाहिए आपके कैरेक्टर रोल्स में। एंट्री मस्ट बी इन, अगर नहीं होगा तो फिर पता कैसे चलेगा फ्यूचर में। तो कहता है ये होना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, नहीं रहेगा तो दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, जो मैंने एक पेनाल्टी बताई थी, विद होल्डिंग ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट, मैंने क्या कहा था, विद होल्डिंग ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट, एक पेनाल्टी मैंने माइनर पेनाल्टी में बताई थी। ये फ्यूचर वर्ड मैंने लगाया था, इसको समझने के लिए ये क्या होगा कि जब ये पेनाल्टी फ्यूचर इंक्रीमेंट, जैसे मान लीजिए किसी का पेनाल्टी, हमने पेनाल्टी लगाया एक, सपोज करिए 1 इंक्रीमेंट विदहेल्ड कर लिए, 1 इंक्रीमेंट को क्या किए, विदहेल्ड किया गया। समझिएगा कब से लगेगा, 1 इंक्रीमेंट आपने विदहेल्ड किया है, उसका मान लीजिए डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो 1 जुलाई 2025 है। जब ये पेनाल्टी लग रही है, ये लग रही है मान लीजिए 10 मार्च 2025 को, तो इसका, और हमने कहा कि डेट ऑफ जो इंक्रीमेंट है ये 1 जुलाई 2025 है। मैंने कहा इंक्रीमेंट विदहेल्ड करना है, तो इनका अभी तुरंत विदहेल्ड नहीं होगा। जो इनका इंक्रीमेंट है वो विदहेल्ड होगा
कहां से? 1 जुलाई से, जो मिलने वाला था 1 जुलाई 2025 से। अब मैंने मान लीजिए इंक्रीमेंट विदहेल्ड किए थे कितने पीरियड के लिए? मैं मान लेता हूं 6 मंथ पीरियड। कितने पीरियड के लिए? 6 महीने के पीरियड के लिए हमने क्या किया है? इंक्रीमेंट विदहेल्ड किया है। ठीक है, कितने महीने के लिए? 6 मंथ पीरियड के लिए। तो इनका 1 जुलाई 2025 से लेकर के टू 31 दिसंबर 2025 तक इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये विदहेल्ड है 6 महीना। और फिर एज ऑन 1/1/2026 को क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट इफेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट जो है बिकम्स इफेक्टिव। ये बात समझ रहे हैं कैसे पेनाल्टी लगी? फ्यूचर का था, फ्यूचर में जो मिलने वाला था वो उतने दिन के लिए विदहेल्ड हो गया। साल भर के लिए विदहेल्ड हो जाता तो पूरे साल नहीं देते। लेकिन क्या अगले साल यही इंक्रीमेंट जो पीछे मिला था वो इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा? कहते हैं याद रखिएगा, जब पेनाल्टी खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने दिया ऑन कंक्लूजन ऑफ पेनाल्टी, जब कंप्लीशन ऑफ पेनाल्टी, पेनाल्टी खत्म हो गया, ऐसे केसेस में क्या होता है? जब ही पेनाल्टी खत्म हुई तो नोशनल बेसिस इंक्रीमेंट इफेक्टिव कर दिया जाता है। आप इंक्रीमेंट कैसे देंगे? इंक्रीमेंट जो उनको विदहेल्ड किया गया था वो इंक्रीमेंट इज गिवन ऑन नोशनल बेसिस। मतलब अब उनको नोशनल बेसिस मिल जाएगा, पीछे से इंक्रीमेंट मिल जाएगा, एरियर नहीं मिलेगा। ठीक है, नोशनल बेसिस, उनको कोई एरियर पिछला नहीं मिलेगा। नोशनल बेसिस का मतलब मिल तो जाएगा कहां से? जैसे इनके केसेस में हमने 1 जुलाई को विदहेल्ड कर दिया था, बट मिला इनको फिर पेनाल्टी खत्म होने के बाद 1 जुलाई 2025 से ही, लेकिन नोशनल बेसिस। और एक्चुअल बेसिस कहां से मिला? 1/1/2026 से मिला, जहां से इनको पैसे भी मिलेंगे। तो एक्चुअल लॉस क्या है? इतने दिन 6 महीने जो इनको इंक्रीमेंट मिलते, उससे जो अमाउंट अर्न होता उसी अमाउंट का लॉस है, कोई एरियर नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लस इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे, विदाउट हैविंग इम्पैक्ट ऑन डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। नेक्स्ट इंक्रीमेंट के डेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? जैसे उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलना है 1 जुलाई को, तो अगले 1 जुलाई को तो 1 जुलाई को मिलेगा, कोई मतलब नहीं होगा। चलिए, ये आपने देखा कि पेनाल्टी कैसे, जैसे कुछ ऐसे पेनाल्टीज हैं जिनके इम्पोजिशन में आपको समझ होनी चाहिए। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में आएंगे तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं कुछ छोटी सी बात करूंगा, 1-2 बातें, उसमें से 2 महत्वपूर्ण बातें। क्या 2 पेनाल्टी एक साथ लग सकती है? मैं लिख रहा हूं इम्पोजिशन ऑफ 2 पेनाल्टीज फॉर 2 penalties for 1 lapse, 1 lapses, एक गलती करने के लिए, सॉरी लैप्स होगा, लैप्सेस मैंने लिख दिया, 1 लैप्स, एक या ऑफेंस कर दीजिए, 1 ऑफेंस क्लैरिटी के लिए। आपने क्या 2 पेनाल्टी आपके ऊपर लग सकती है? ऐसा पॉसिबल है। देखिए, कभी कभी ऐसे हमेशा नॉर्मल केसेस में नीड ही ऐसा अराइज नहीं होता। नो नीड टू इम्पोज, आप कह सकते हैं 2 पेनाल्टीज एट ए टाइम, ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन एक समय में 2 लगाने के लिए जरूरत नहीं पड़ता, उस हिसाब से पेनाल्टी लगाइए। लेकिन आप ध्यान दीजिए,
कभी कभी मान लीजिए एक लगा रिकवरी का पेनाल्टी, रिकवरी करने की पेनाल्टी प्लस प्लस कोई अदर पेनाल्टी लगा, जैसे इंक्रीमेंट विदहेल्ड कर लो, ये कर लो, अदर पेनाल्टी। ये एक साथ हो सकता है कि जो लॉस हुआ है उस लॉस की रिकवरी प्लस अदर पेनाल्टी हो सकता है। रिकवरी कहां से करते हैं? फ्रॉम पे, प्लस अदर पेनाल्टी जो भी है कि इंक्रीमेंट भी इनका विदहेल्ड कर लीजिए, विदहेल्ड कर लीजिए इनका प्रमोशन, इस तरह का ये हो सकता है। पॉसिबल है? यस पॉसिबल है कि रिकवरी भी आप करें और ये करें, और ये लग सकता है। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या दो पेनाल्टीज वन लैप्स के लिए हो सकता है? तो आपका कहना है कि यस सर, रिकवरी हम कर सकते हैं, अदर पेनाल्टी भी हम, रिकवरी ऑफ पिक्यूनियरी लेसेस भी माइनर पेनाल्टी है, और मान लीजिए इंक्रीमेंट विदहेल्ड करने के लिए आपने रख लिया, वो भी पेनाल्टी है। तो देन ये हो सकता है, इसको आप मना नहीं कर सकते। एक बार याद रखिएगा कि कई बार क्या होता है, सीरीज ऑफ पेनाल्टी लगाई जाती है। जैसे मैं कहूं कि अगर सीरीज ऑफ पेनाल्टी लगाई जाती है, 3-4 पेनाल्टी उनके ऑफेंसेस के लिए आ गए हैं, गलत गलत कई गलती उन्होंने कर रखी है, तो सीरीज ऑफ पेनाल्टी अगर होगा तो उसमें जो ये पेनाल्टी अप्लाई होगा, एप्लीकेशन 1 by 1 होगा। याद रखिएगा, एप्लीकेशन 1 by 1, ये अलग अलग ऑफेंसेस के लिए रहेंगे, एप्लीकेशन 1 by 1 ही किया जाएगा। ठीक है, जैसे स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट अलग अलग चीजों के लिए 3, 2, 5 इस तरह के इंक्रीमेंट विधेयक किए गए हैं, तो सब वो आगे लगते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक में ही सब समाहित हो जाएगा। एक आता है, कभी कभी ये भी सवाल आपके मन में आएगा, सपोज करिए कि क्या दूसरा पेनाल्टी, अगर मान लीजिए सेकेंड पेनाल्टी ड्यूरिंग करेंसी ऑफ फर्स्ट पेनाल्टी लगाया जा सकता है क्या? मैं इसमें हेडिंग डालता हूं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकेंड पेनाल्टी। हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड पेनाल्टी लगा रहे हैं ड्यूरिंग, एक पेनाल्टी लगा हुआ था ड्यूरिंग करेंसी ऑफ फर्स्ट पेनाल्टी, एक लगा हुआ है और दूसरे पेनाल्टी आप अब लगाने जा रहे हैं उसके ऊपर, उसी दौरान जब फर्स्ट पेनाल्टी का पीरियड चल रहा है। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, जो ऑर्डर होना चाहिए ये स्पेसिफाई करे वन आफ्टर अनदर या कंकरेंटली, ये बताए कि वन आफ्टर अदर है या कंकरेंटली है, कि दोनों साथ साथ लगेंगे। देखिए कंकरेंटली में या इसमें से ऐसे भी कंडीशंस एक्चुअल प्रैक्टिकल आए हैं जहां पे ये कंकरेंटली वन आफ्टर अनदर लिखा हुआ है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, एक के बाद एक पेनाल्टी आप इंप्लीमेंट करते चलिए। लेकिन जहां पे कंकरेंटली लिखा हुआ है, या और मैं कहूं नोट मेंशन्ड इन ऑर्डर, ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे जगहों के लिए क्या करिएगा, ऐसे जगहों के लिए नोट मेंशन्ड इन ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे? इसका मतलब भी होता है अगर नहीं लिखा हुआ है या कंकरेंटली लिखा हुआ है, दोनों में हम एक ही एक्शन लेंगे कि भाई लिखा हुआ ही जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, हायर पेनाल्टी फर्स्ट लगाएंगे। आपका फर्स्ट क्या होगा, हायर पेनाल्टी, जो बड़ा पेनाल्टी है वो पहले इम्पोज करिए, हायर पेनाल्टी। उसके बाद फर्स्ट के बाद सब्सिक्वेंटली जो अदर पेनाल्टी है लगाइए। एक पहले हायर पेनाल्टी जो सबसे बड़ा पेनाल्टी, चाहे बाद में ही क्यों ना लगाओ, सब्सिक्वेंटली लोअर पेनाल्टीज इम्पोज, सब्सिक्वेंटली लोअर जो आपका पेनाल्टी है, सब्सिक्वेंटली लोअर पेनाल्टी इज इम्पोज्ड। दोनों केसेस में यही करने हैं।
क्लियर है कि जहां ऑर्डर में क्या हो, लिखा हुआ ही ना हो या कंकरेंटली लिखा हुआ हो दो पेनाल्टी लगाने के लिए, तो जो हायर पेनाल्टी होगी वो पहले लगेगी, लोअर पेनाल्टी आपके बाद में इफेक्ट में आएंगे, वन आफ्टर अनदर। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट था। एक गवर्नमेंट सर्वेंट था जो अंडर सस्पेंशन था। क्या था? अंडर सस्पेंशन था एसओ ग्रेड एग्जाम के लिए, ठीक है। या ऐसे कंडीशन में लिख सकते हैं फेसिंग डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। जो डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग थी वो फेस कर रहा था। एसओ ग्रेड एग्जाम आ गया है, अभी नोटिफिकेशन आ गया है। अब सपोज करिए, क्या ये आदमी अपियर इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में हो सकता है? यस, हो सकता है। याद रखिएगा, कई तरह की चीजें अपियर इन डिपार्टमेंटल एग्जाम हो सकता है। हमें पता नहीं है इसका फ्यूचर क्या होगा, बड़ी होगा नहीं होगा, इसलिए ये अपियर हो सकता है। अभी किसी के साथ ऐसा केसेस आए तो आपको ध्यान रखने हैं कि भाई हो सकता है नहीं हो सकता। एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए पेनाल्टी इम्पोजिशन से क्या स्पेसिफाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, मैं मेजर सारी बातों को इसमें कवर कर लिया हूँ। अदरवाइज स्टडी मटेरियल में आपके शेयर किए हुए हैं, हर चीजें मैंने लिखी है। आपका स्टडी मटेरियल कंपाइलेशन ऑफ रूल्स तो है, एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कॉम्पैक्ट मैनर में किया हुआ है, जिससे आपको बहुत ज्यादा बाहर पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। आइए जरा देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम चलेंगे, जो कंसेप्ट है डाइजनोन। मैंने पीछे भी लीव पढ़ाते वक्त कहा था कि एक आता है आपका डाइजनोन का कंसेप्ट और दूसरा आता है ब्रेक इन सर्विस का कॉन्सेप्ट। ब्रेक इन सर्विस लीव के समय मैंने इसको समझाया था। ब्रेक इन सर्विस मतलब फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विसेज, पिछला सर्विस आपका खत्म हो जाता है। लेकिन कब ऐसा करते हैं डाइजनोन? सीसीए रूल में कंडीशंस बताए गए हैं। क्या क्या कंडीशंस बताए गए हैं डाइजनोन करने के लिए? डाइजनोन का इम्पैक्ट क्या होता है? वो डाइजनोन पीरियड जो है, जैसे कि ये मान लीजिए, अगर आपका ये आपका लेंथ ऑफ सर्विस है, ये पीरियड मान लीजिए 10 डेज, ये डाइजनोन हो जाता है, ठीक है। तो डाइजनोन होने के केस में आप ये पीरियड प्लस ये पीरियड दोनों जुड़ के आपका क्वालिफाइंग सर्विस, ये और ये दोनों जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये पीरियड जो आपका डाइजनोन पीरियड है ये माइनस हो जाएगा, यही सिर्फ पीरियड माइनस होता है, बात आपकी क्वालिफाइंग सर्विस से। लेकिन ब्रेक इन सर्विस थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्रेक इन सर्विस में क्या होता है, आपका अगर सर्विस ब्रेक हो गया मान लीजिए यहाँ से, तो ब्रेक मीन्स ब्रेक, खत्म। ये जो पीछे की सर्विस है ये फॉरफिट हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। अब आपका सर्विस यहीं से बचता है आगे के लिए। ये मैंने लीव में समझाया था, जस्ट मैंने वो पिक्चर दोबारा ड्रॉ कर दिया। अब आइए जरा कंडीशन देखते हैं कि डाइजनोन के लिए कौन कौन से कंडीशन में डाइजनोन करना चाहिए। अगर एब्सेंस है आपका ड्यूटी से, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, आप ऑफिस आए भाग गए, फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। याद रखिएगा, अगर एक तो आपने कहीं भी एब्सेंस करते हैं, ड्यूटी नहीं आते हैं, तो डाइजनोन आपका किया जा सकता है। कभी कभी क्या है, जब आप ऑफिस में हैं, व्हेन इन ऑफिस ड्यूटी, ऑफिस ड्यूटी में हैं लेकिन अपने विदाउट परमिशन लिए हुए, लेफ्ट ऑफिस विदाउट परमिशन, आप भाग गए, बिना परमिशन के ऑफिस से गायब हैं, विदाउट परमिशन, तब भी आपका वो दिन
डाइजनोन हो सकता है, क्योंकि आपने बिना परमिशन के ऑफिस से गायब हैं। जब देखिए बायोमेट्रिक होता है तो आप लोगों का दिखता है कि भाई फुल डे प्रेजेंट है, एक बार वन बायोमेट्रिक लगा देते हैं तो। लेकिन अगर आपके ऑफिसर ने पकड़ा कि आप ऑफिस ड्यूटी से एब्सेंट हैं विदाउट परमिशन, तो आपके अगेंस्ट वो डाइजनोन उस दिन का कर सकता है। ध्यान रखिएगा, आजकल जो सिस्टम आ रहा है नया वाला, क्या आ रहा है कि ऑफिस प्रीमाइसेस से बाहर होते ही ऑटोमेटिक आपके कार्ड में लगे हुए चिप से आप डिटेक्ट हो जाएंगे कि यू आर आउट ऑफ द ऑफिस प्रीमाइसेस। तो ऐसे केसेस में भी उस रिकॉर्ड को निकाल के डाइजनोन किया जा सकता है। देखिए, जब आप ऑफिस में हैं, वाइल इन ऑफिस, आप ऑफिस से कहीं जा तो नहीं रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं ड्यूटी असाइंड। लेकिन आप क्या करते हैं, रिफ्यूज टू परफॉर्म ड्यूटी असाइंड, परफॉर्म ड्यूटी असाइंड, जो भी असाइंड किया गया है ड्यूटी, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपको काम मिला, आपने कहा नहीं करेंगे, ये हो जाता है सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन। ये, और जहां पे इस तरह का आप डिसिप्लिन अनसर्टेन करने वाली काम करेंगे कि हम तो नहीं करेंगे, ये कह सकते हैं सर कर रहे हैं, स्पीड आपका कम है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे केसेस में जो आपका फुल डे है, वो दैट डे है, उस दिन के लिए, पार्टिकुलर उस दिन के लिए क्या हो सकता है, डाइजनोन हो सकता है। मतलब वो दिन आपके सर्विस से माइनस हो सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप क्या करते हैं, याद रखिएगा मैं डाइजनोन का इम्पैक्ट आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या है, अगर आप इसे कहें सिर्फ वही दिन माइनस होता है ना, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट है नॉट काउंटेड फॉर सर्विस, नॉट काउंटेड फॉर सर्विस, ये सर्विस के लिए काउंट नहीं होता है। लेकिन ब्रेक इन सर्विस नहीं है, ब्रेक इन सर्विस तो अलग है, अगला पिछला जुट जाएगा, ठीक है। एक बात, लीव में कई बार डाइजनोन का एक स्पेसिफिक केस और मैं रखना चाहता हूं आप लोगों के बीच। देखिए, जब आप लीव पे होते हैं तो लीव के कंटिन्यूएशन में ओवर स्टे कर जाते हैं, ये मैंने लीव में बताया था। ओवर स्टेयल इन कंटिन्यूएशन ऑफ सैंक्शनड लीव, इन कंटिन्यूएशन ऑफ सैंक्शनड लीव, जो लीव आपको मिला हुआ है उस सैंक्शनड लीव के कंटिन्यूएशन में आप ओवर स्टे कर जाते हैं, दैट इज, ये भी डाइजनोन होगा। इसके लिए आपको ब्रेक इन सर्विस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं दूसरा पक्ष इसका बताने जा रहा हूं, जो डाइजनोन के बाद आप जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ब्रेक इन सर्विस, इसका क्या है। एक तरफ मैंने डाइजनोन पढ़ लिया है, मैं लिख देता हूं आपके इसके लिए कि डाइजनोन कहां करने थे। ब्रेक इन सर्विस के कंडीशंस क्या क्या हैं, कौन से कंडीशंस में। देखिए, पहला, अगर आपका मान लीजिए कि आपने एब्सेंस है, आपका क्या है, एब्सेंस है, और ये एब्सेंस जो है कह सकते हैं कि अनऑथराइज्ड है, आपने परमिशन नहीं लिया है, मतलब एकाएक गायब हो गए हैं, प्लस लीव रूल के समय बताए थे स्टेंट्स सिंगली है। स्टेंट्स सिंगली का मतलब नोट इन, स्टेंट्स सिंगली का मतलब क्या है, नोट इन कंटिन्यूएशन ऑफ सैंक्शनड लीव, सैंक्शनड लीव के कंटिन्यूएशन में नहीं है। अगर कंटिन्यूएशन ऑफ सैंक्शनड लीव होता तो डाइजनोन करते थे उसके लिए, लेकिन ये स्टेंट्स सिंगली है, ठीक है। ऐसे केसेस में एकाएक बीच से गायब हो गए, ऐसा नहीं था कि लीव पे गए हुए थे। लीव पे जब आप चाहते हैं 10 दिनों के लिए, 2-4 दिन बढ़ा लिए ड्यू परमिशन, या अगर नहीं परमिशन मिला तो आपका डाइजनोन होगा।
बट एकाएक आप गायब हो गए, बिना लीव का गायब हो गए। स्टैंड सिंगली का मतलब नॉट इन कंटिन्यूएशन ऑफ सैंक्शन लीव है, तो इसके लिए आपका क्या किया जाएगा, ब्रेक इन सर्विस किया जाएगा। दूसरा कंडीशन आइए देखते हैं, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंडक्ट रूल पढ़िए, स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करना है, पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक। स्ट्राइक हमने कहा था ना कंडक्ट रूल में कि भाई स्ट्राइक में आपको नहीं जाना है अगर आप, और ये भी विदाउट वैलिड रीजन, कोई रीजन नहीं है। अगर कुछ रीजन है तब तो चलिए जो गवर्नमेंट कंडक्ट में अलाउ हो। स्ट्राइक आपने मैंने कहा था कोएर्सन ऑफ अदर्स राइट होता है, दूसरों के राइट को छीन लेता है, इसलिए अलाउ नहीं है। या अगर आपको अथॉरिटी दी गई है कि हाँ आप जाओ, गवर्नमेंट ही बोलती है कि पार्टिसिपेट करो, तब तो बात अलग है। या फिर आपके पास जस्टिफाइड रीजन है, कि रीजन क्या है, रीजन ये होता है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था लेकिन मैं उस एरिया से गुजर रहा था और मुझे पुलिस ने पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया, ये वैलिड रीजन होगा कि नहीं ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको, ठीक है, अगर वैलिड रीजन है, अथॉरिटी है, नहीं तो आपका ब्रेक इन सर्विस किया जाएगा अगर आप स्ट्राइक में पाए गए हैं। और थर्ड, अगर आपका कर्तव्य त्याग पाया गया है, डिजर्शन फ्रॉम ड्यूटी, आपको काम मिलता है तो रेगुलर ऑफेंडर हैं, कर ही नहीं रहे हैं, इसके लिए भी आपका क्या होगा, ब्रेक इन सर्विस होगा। देखिए ब्रेक इन सर्विस का क्या हो जाता है, बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट है। डायजनोन का उस तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक है। इसका इम्पैक्ट देखिएगा, मैं आपको कुछ इम्पैक्ट समझाता हूं। अगर ब्रेक इन सर्विस हो जाता है तो कई रूलों में लोग कंफ्यूज होता है। अच्छा, इससे क्वेश्चन भी पूछा है, ऐसा नहीं है जितने जीआईडी हम बता रहे हैं इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो ऑप्शन में रहते हैं जुड़े हुए आ रखे हैं सारे, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। एक एक चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्रेक इन सर्विस से भी, डायजनोन से भी, इस तरह क्वेश्चन आते हैं और समझ होनी चाहिए आपकी। तो ब्रेक इन सर्विस 3 कंडीशन, स्टैंड सिंगली वाला अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो, स्ट्राइक हो और डिजर्शन फ्रॉम ड्यूटी हो, ऐसे कंडीशन में आप करते हैं। देखिए जो अगर ब्रेक इन सर्विस हो जाएगा ना, तो उसके लिए आपको जितने पीरियड के लिए ब्रेक इन सर्विस हुआ, जैसे जो भी पीरियड है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप ऐसी तरह से एब्सेंट थे, उसके लिए आपको कोई पे नहीं मिलता, कोई अलाउंसेस नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे रेगुलराइज कर दिया जाए, कुछ भी हो, पे अलाउंसेस मिलेगा ही नहीं। दूसरा, इंक्रीमेंट के लिए जो हम कंसीडर करते हैं, आप पढ़ेंगे जनरल कंडीशन या पे फिक्सेशन के टाइम में भी पढ़ते हैं। इंक्रीमेंट के लिए आपको 6 मंथ का रेगुलर सर्विस जरूरी होता है, वो इसके लिए नॉट काउंटेड होता है। अगर ब्रेक इन सर्विस हो गया तो जो कौन सा, जो प्रीवियस पीरियड रहेगा, पीरियड प्रायर टू ब्रेक इन सर्विस, यही हुआ ना, पीरियड प्रायर टू ब्रेक इन सर्विस, ये क्या होगा, नॉट कंसीडर्ड। अब मैं इसका इम्पैक्ट एक देखिए एग्जांपल से बताता हूं। नॉट कंसीडर्ड, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं मिस्टर ए, इनके ऊपर ब्रेक इन सर्विस हो गया, ये पेनाल्टी नहीं है, रेगुलेशन ऑफ सर्विस है, ब्रेक इन सर्विस हो गया। और मान लीजिए ये हुआ है 1 अप्रैल 2025 को, कब हुआ है, 2025 को। इनका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो था वो 1/7/2025 था। अब बताइए 1 अप्रैल 2025 को ब्रेक इन सर्विस हो गया, क्या इनको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट के 6 महीना कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए। अब इनका देखिए 1 अप्रैल को ब्रेक इन सर्विस, पीछे का जितना पास्ट सर्विसेज फॉरफिट हो गया, पास्ट सर्विस जो भी है वो क्या होगा, नॉट काउंटेड, काउंटेड नहीं हुआ। अब नहीं काउंटेड हुआ तो इनको इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। इम्पैक्ट दिख गया ब्रेक इन सर्विस का।
तो इंक्रीमेंट पे इम्पैक्ट आता है। देखिए, जो पेंशन पे इसका ब्रेक इन सर्विस का जो इम्पैक्ट है, पेंशन पे भी इम्पैक्ट है। पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस निकालते हैं उसमें पास्ट सर्विसेज नॉट काउंट, जो पहले का सर्विसेज है इज नॉट काउंटेड, वो नहीं काउंट होता है। कोई आदमी मानिए पेंशन के लिए मिनिमम ओल्ड पेंशन में भी 10 साल की सर्विस रिक्वायर्ड है, किसी का ब्रेक इन सर्विस 56 ईयर में जाके हो गया, पीछे का सर्विस खत्म, क्या उसको पेंशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पेंशन पे भी इम्पैक्ट है। साथ साथ इसका इम्पैक्ट देखिए, इसका इम्पैक्ट और भी है, जैसे एलटीसी के लिए काउंट नहीं होगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग सर्विस जरूरी होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा? नॉट काउंटेड, ये सब काउंट नहीं होगा। पीछे का एज ऑन डेट को एस्टो ग्रेड सर्विस के लिए कह रहा है कि 4 साल या 5 साल क्वालिफाइंग सर्विस जो भी है होना चाहिए। किसी का ब्रेक इन सर्विस एज ऑन डेट हो जाए, वो एग्जाम की क्रूशियल डेट से पहले पूरा नहीं करता है, वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। तो ब्रेक इन सर्विस काफी खतरनाक हैं और इन खतरनाक चीजों को आपको ध्यान रखना है कि भाई इसके इम्पैक्ट ये सब चीजें हैं। आइए ब्रेक इन सर्विस इन सब चीजों से निकल के अब जो हम चलते हैं वो चलते हैं प्रोसीजर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं प्रोसीजर्स का, ठीक है। तो प्रोसीजर्स के बाद हम लोग जो चलेंगे वो पहले अभी हम लोग प्रोसीजर्स को